वह उसका आधार ही संवाद है। और आज हम एनबीटी के इस यूपी संवाद के कार्यक्रम के साथ संविधान दिवस के अवसर पर जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए नवभारत टाइम्स ग्रुप को और सुधीर जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, यह तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन साथ साथ भारत की आत्मा भी जिस राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश वह राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है और उत्तर प्रदेश ने कभी देश को और दुनिया को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि बल्कि आर्थिक समृद्धि के भी उन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया था। क्योंकि आबादी वहां बसती है जहां पर रहने के अनुकूल वातावरण हो, जहां पर उस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र हो। किसी ऐसी जगह पे नहीं जहां नीरस हो, निर्जन हो, या जहां पे आय के कोई स्रोत न हो। अगर उत्तर प्रदेश देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से आज के दिन पर आप देखेंगे तो चौथे स्थान पर है, लेकिन आबादी में नंबर 1 पर है। कारण है कि देश की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। भारत के अंदर सबसे अधिक विरासत की व्यवस्था, जो परंपराएं हैं जिनमें भारत की आत्मा बसती है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और इसलिए विरासत, विकास और महाकुंभ को लेकर के इस संवाद का कार्यक्रम वास्तव में एक सकारात्मक सोच के साथ मीडिया ने और खासतौर पर टाइम्स ग्रुप ने सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं धन्यवाद दूंगा सुधीर जी को और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश उस विरासत की भूमि है, तो स्वाभाविक रूप से जब भी कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो या कोई राष्ट्र, वो अपनी विरासत और अपने मूल को ढूंढ करके उनसे कुछ भी प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा तो सफलता के नित्य नए प्रतिमान स्थापित करेगा। जो लोग अपने मूल को विस्मृत करके अपने अनुसार उत्तर प्रदेश की यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को न केवल पथभ्रष्ट किया था बल्कि उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया था। हम जब उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को देखते हैं, क्या स्थितियां थी जब ये देश स्वतंत्र हुआ था, तब देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उससे अधिक थी। देखो, आजादी के पहले तक की स्थिति थी और 2016-17 तक आते आते यह देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 से भी कम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रह गई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को और उत्तर प्रदेश की जीडीपी को भी दोगुने से अधिक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सफलता है, ये अचानक नहीं है।
और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी हो, हम लोगों ने घुमा दी हो और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब बरस पड़ा हो। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उनकी विजनरी लीडरशिप थी। उत्तर प्रदेश के मूल को हम लोगों ने ढूंढ करके उसके अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की विरासत पर उसे हम हे दृश्य नहीं देख सकते थे, बल्कि उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए उसे एक पहचान देने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चाहे वह काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया का ध्यान काशी की ओर आकर्षित करने का रहा हो, अयोध्या में दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली के भव्य आयोजन के साथ दुनिया को जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव के माध्यम से वहां एक नई पहचान देने का कार्यक्रम, ये सभी कर्मिक रूप से आगे बढ़ते गए। आज आप देखते होंगे, मुझे याद है जब 2017 के पहले अयोध्या में, काशी में या मथुरा वृंदावन में कुल टूरिस्ट जो आता था भारत के अंदर, जब टूरिस्ट की हम बात करते हैं तो इसके दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक जो देखने के लिए आ रहे हैं, उनको हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में, वहां की परंपरा के बारे में जानने की जिज्ञासु होते हैं, वे भी टूरिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। एक होते हैं जो श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। तो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, इन सभी स्थलों पर जिज्ञासुगण की संख्या कम होती थी। वहां पर श्रद्धा भाव के साथ कुछ हजार लोगों में लोग आते थे, वे श्रद्धालु आते थे, दर्शन करके चले जाते थे, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आप अनुमान करिए, पूरा देश, पूरी दुनिया अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब के प्रति आकर्षित होती है, यहां आने की इच्छा रखता है, लेकिन अनुकूल वातावरण भी तो हो। न सुरक्षा हो, न सुविधा हो, न वहां तक पहुंचने का मार्ग ही हो। कैसे वहां पहुंचना है किसी को पता ही नहीं, तो कैसे कोई आएगा? उसको मालूम ही नहीं कि मैं वहां सुरक्षित पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर कोई एक बार आ गया तो दुर्व्यवस्था को देख करके दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इन सभी स्थानों पर 4 से 5 घंटे बामुश्किल बिजली मिलती थी। पर्व और त्योहारों में व्यापक गंदगी होती थी, अराजकता होती थी, आने की कनेक्टिविटी नहीं थी, न सड़क मार्ग से, न रेल से, न वायु सेवा से। और उसमें अगर मैं कुंभ की बात करूं प्रयागराज की, तो कुंभ को तो ऐसे लगता था जैसे हम सब ने कुंभ को गंदगी, भगदड़ और अव्यवस्था का ही पर्याय बना दिया था। हम लोग ये मान लिए थे कि कुंभ का मतलब यह है कि उसको उसकी मर्जी पे छोड़ दो। ऐसे लोगों को कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया जाता था, जिन लोगों की न श्रद्धा के भाव थे, न वहां की परंपरा के साथ, वहां की संस्कृति के साथ, वहां की विरासत के प्रति जिनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं था। परिणाम क्या होता था? वही गंदगी, वही अव्यवस्था, वही भगदड़, ये कुंभ के साथ जुड़ गया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपनी इस विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखा, श्रद्धा और सम्मान को वहां पर पुनर्बहाली की। परिणाम है आज जब 2017 में प्रदेश के अंदर इन तीर्थों के अंदर कितने
कुल टूरिस्ट आया है, हमने जब इसकी बात की थी देश के अंदर में, तो उत्तर प्रदेश का नंबर तीसरे नंबर पर था, तीसरे स्थान पर हम थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कोई उत्तर प्रदेश के सामने नहीं ठहरता है, कोई उत्तर प्रदेश के सामने आज के दिन पे नहीं है। याद करिए, अकेले काशी में 10 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष आ रहे हैं। अयोध्या में संख्या 8 करोड़ तक पहुंच रही है। मथुरा वृंदावन में 7 से 8 करोड़ तक पहुंच रही है। और अब तो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, नैमिषारण्य हो, विंध्यवासिनी धाम हो, पश्चिम में सुख तीर्थ हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म के जितने भी साइट हैं, इनमें आने वाली और उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या, ये सब भी है। और प्रयागराज कुंभ कैसे होना चाहिए, वह गंदगी नहीं, दुर्व्यवस्था नहीं, अराजकता नहीं, बल्कि भव्य और दिव्य कुंभ भी हो सकता है। यह उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया के सामने करके दिखाया है। सुरक्षा का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने इन पर्व और त्योहारों को आयोजित करके दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, आज उत्तर प्रदेश उसके बारे में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हमारे सभी प्रमुख स्थल, चाहे वह प्रयागराज हो, अयोध्या हो या फिर काशी हो, सड़क मार्ग से भी 4 लेन और 6 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी यहां तक है, और वायु सेवा भी बेहतरीन वायु सेवा है। तीनों स्थानों पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और प्रयागराज में भी हमारा एयरपोर्ट वहां पर पूरी तरह फुल्ली फंक्शनल हो चुका है, और वहां पर वे सभी कार्यरत हैं। यानी देश और दुनिया की सामर्थ्य जोड़ने की सामर्थ्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर यह मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन काशी से तो देश का पहला वाटरवे प्रारंभ हो चुका है, काशी से हल्दिया के बीच में। दूसरा, प्रयागराज तक यह सेवा आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, और अयोध्या में भी हम लोग इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। यानी जल से भी हमारी कनेक्टिविटी होगी, रेलवे से भी होगी, सड़क मार्ग से भी होगी, और वायु मार्ग से भी होगी। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर ओर आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट समाप्त हुआ है, और पहचान का संकट समाप्त होने के साथ ही उत्तर प्रदेश को आज जब पूरी ईमानदारी के साथ में, पवित्र भावना के साथ जब आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो जो उत्तर प्रदेश आज से 7-7.5 वर्ष पहले देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा भी किया है। ये सभी प्रयास करने से होता है। उस भाव के साथ कार्य को आगे बढ़ाने का एक परिणाम हम सबके सामने उस रूप में सामने आता है। आज बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर तबके को प्रदान करने के कार्य हो रहे हैं। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी चल रही है, और कितनी साइलेंटली सारी प्रक्रिया चल रही है, किसी को पता नहीं, लेकिन वहां कुंभ पूरी भव्यता के साथ तैयारी चल रही है। कहीं हो हल्ला नहीं, क्योंकि हम लोगों का यह कहना है कि हमारी सफलता हमारे कार्यों के बारे में लोगों को बताएगी, दुनिया को बताएगी।
हमारे सफल आयोजन दुनिया को बताएगी कि हमने क्या कुछ किया था, क्या परिश्रम किया था, और एक कार्यक्रम हमारे सफलतापूर्वक वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। उन स्थलों को याद करिए, नैमिषारण्य यहीं पे लखनऊ से कुल 60 किलोमीटर की दूरी। तो हमने कहा भी इतनी सी बात है, अरे महाराज भागीरथ तो गंगोत्री से गंगा को, मां गंगा को लेके आ गए थे, हम तो इस धारा को, मां गंगा यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पे बह रही, वहीं से लेके आ जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सुख तीर्थ में फिर से गंगा की धारा को लाने में सफलता प्राप्त की। प्रयास के पीछे ईमानदारी होनी चाहिए, और उस ईमानदारी को जिस प्रतिबद्धता के साथ उतारने का कार्य हुआ, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के सामने संकट नहीं, क्योंकि हमने अपनी विरासत को पहचाना है। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि हमने अपनी विरासत को पहचाना है, उसको सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश के सामने आर्थिक संकट नहीं है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को पहचाना है, उसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, उसे आगे बढ़ने के लिए उस प्रकार के आयोजनों को और उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2017 में वेतन देने के लाले पड़ने की नौबत आई थी, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कोई संकट नहीं, हम बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हम कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के पास है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पास है, और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश इस वर्ष के अंत तक बनाने वाला है। लॉजिस्टिक के सबसे अच्छे सेंटर हम लोग स्थापित करने वाले हैं। यानी ये प्रयास, देश के अंदर सबसे अधिक मोबाइल फोन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे तमाम क्षेत्रों में आज आगे बढ़ करके अपनी यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहा है, और इन्हीं सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विरासत के प्रति सम्मान का भाव था, तो विकास भी दौड़ता हुआ दिखाई दिया। और जब दोनों में बेहतर समन्वय है, तो 2025 का प्रयागराज कुंभ भी उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं एनबीटी संवाद के माध्यम से सभी दर्शकों को इस बारे में विनम्र अनुरोध और आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ के देश से अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से प्रयागराज महाकुंभ 2025 प्रारंभ होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इसमें जो प्रमुख तिथियां हैं, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, पहला स्नान होगा। दूसरा जो कार्यक्रम है, जो प्रमुख पहला शाही स्नान होना है, जो कुंभ के दृश्य मान्य स्नान होते हैं अखाड़ों और संतों के, उनमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। मौनी अमावस्या यह 29 जनवरी को है। वसंत पंचमी 3 फरवरी को है। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, और महाशिवरात्रि ये 26 फरवरी को की तिथियां। इसके अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन होंगे। कुल 45 दिन का ये पूरा आयोजन होगा, और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से यह एक है। प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था को देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2019 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी है। यानी भारत की विरासत को जब भारत के लोग, हमारा संविधान कहता है ना, शुरुआती करता हम भारत के लोग, यानी ये क्या कहते, ये इसके पीछे का उद्देश्य ही क्या है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जब जनता और जनार्दन के बीच में बेहतर सेतु का काम कोई सरकार करने लग जाए, तो वह सरकार परिणाम भी उसी रूप में देती हुई दिखाई देती है
जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो अलग अलग कार्यक्रम होंगे स्नान के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर, हमने जब सम्मान दिया, अपनी विरासत को पहचाना, तो दुनिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी है। आज दुनिया उसे सम्मान दे रही है। याद करिए, पहले हम योग से भागते थे तो दुनिया हमसे भागती थी। हमारे योग की परंपरा को दुनिया ने अपने नाम से पेटेंट करा डाला था। तमाम लोग भारत के ऋषि परंपरा के इस महत्वपूर्ण अमृत को अपने नाम से लिखवाते थे, अपने नाम से उसको पेटेंट करवाते थे। प्रधानमंत्री जी की एक पहल 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मान्य हो गई। आज दुनिया के 175 देश जब योग की विरासत के साथ जुड़ते हैं, लगता है भारत की ऋषि परंपरा, भारत की प्राचीनता, भारत की आध्यात्मिक धरोहर कहां तक भारत को एक नई पहचान दिला रही है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है। और वही परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो अलग अलग प्रयास हुए हैं, वह प्रयास के क्रम में कुंभ भी हमारे लिए उसी विरासत का एक हिस्सा बना हुआ है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, पिछले कुंभ में जब हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज में कुंभ किया था, यह सौभाग्य हमारा था कि हम लोगों ने 2019 में भी प्रयागराज कुंभ के साथ हम जुड़े थे। तब प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 23 से 24 करोड़ तक पहुंची थी। और इस बार हमारा अनुमान है कि इस संख्या बढ़कर के 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी। तो इतने श्रद्धालु 45 दिन के अंदर आएंगे, इनके लिए उस प्रकार की सुविधा, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कार्य कर रही हैं। वायु की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, रेलवे की बेहतरीन सुविधा हो, सड़क मार्ग से चारों ओर से प्रयागराज 4 लेन और 6 लेन की मार्गों से जुड़ सके, इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज सरकार के स्तर पर भी जो कार्य वहां प्रारंभ किए गए हैं, कुंभ के क्षेत्रफल में विस्तार, गत वर्ष जितना वहां पर क्षेत्रफल था कुंभ का, हम लोगों ने आज उसमें विस्तार दिया है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो पिछला कुंभ जो था 19 में कुंभ का जो क्षेत्रफल था उसे हमने 3200 हेक्टेयर तक पहुंचाया था, 3200 हेक्टेयर तक। यानी इससे पहले 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में कुंभ होता था। हम लोगों ने उसके दायरे को बढ़ाया और इस वर्ष कुंभ का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 4000 हेक्टेयर लैंड पर। 4000 का एक विस्तृत भूभाग होगा जिसमें कुंभ के आयोजन को हमें वहां आयोजित करने का अवसर प्राप्त होगा। हमने उसके लिए 25 सेक्टर में उसे अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इसमें हम लोगों ने इसके अलावा, यानी ये जितना भी हमारे पास कुंभ का क्षेत्रफल होगा, इसके अलावा पार्किंग के लिए भी सुविधा दी जा रही है। ऐसा नहीं कि पार्किंग के लिए आप लोग उनके हाल में छोड़ दें, नहीं। अगर कोई श्रद्धालु अपने घर से निकला है, वह प्रयागराज आने के लिए निकला है, 500 किलोमीटर की यात्रा वो अपने कार से प्रारंभ कर रहा है या किसी सार्वजनिक परिवहन की यात्रा से कर रहा है, तो प्रयागराज में संगम तट तक पहुंचने के लिए उसको अधिक से अधिक 1.5 से 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े, इसका इंतजाम भी सरकार कर रही है। और इसके लिए हम लोगों ने 1850 हेक्टेयर लैंड अलग अलग रूट पर, जो संगम तट से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे पे हो, वहां पर पार्किंग स्पेस चिन्हित की है, जहां पर हम पार्किंग के लिए जगह दे सकेंगे। और फिर वहां से हम उन्हें इलेक्ट्रिक बसेस से, सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 7000 बसेज के माध्यम से उनको फिर कुंभ स्थल पर लाने की व्यवस्था करेंगे। यह भी हम लोगों ने इसके लिए तैयार किया है। इसके लिए हम लोगों ने वहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए।
खासतौर पर हमने गत कुंभ में 2019 में 9 रोड फ्लाईओवर बनाए थे और 6 अंडरपास बनाए थे। इस बार हम 14 नए रोड ओवरब्रिजेस का निर्माण वहां पे कर रहे हैं, जो कार्य हमारा लगभग अंतिम चरणों में चल रहा है और हम लोग हर हाल में 30 नवंबर तक इन सभी कार्यों को प्रयागराज में संपन्न कर चुके होंगे। घाटों का निर्माण, गत कुंभ में 4 घाट थे और इस कुंभ में 9 स्नान घाट वहां पर पक्के बनाए जाएंगे, पक्के बनाए जा रहे हैं, जो युद्ध स्तर पर जिन पे कार्य चल रहा है और 30 नवंबर तक ये सभी कार्य हमारे संपन्न हो चुके होंगे। रिवर फ्रंट का निर्माण भी वहां पर हो रहा है। पहली बार प्रयागराज में, चूंकि गंगा की धारा हर बार अपनी धारा को गंगा नदी चेंज करती है, लेकिन अब रिवर फ्रंट के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, नदी को चैनलाइज करते हुए, और रिवर फ्रंट बनाने का कार्य भी वहां पर चल रहा है। अस्थायी घाट भी गत कुंभ में 8 किलोमीटर के थे, इस बार हम लोगों ने 12 किलोमीटर के टेम्परेरी घाट भी प्रयागराज में बनाए हैं। शटल बसेज हम लोगों ने वहां पर 550 शटल बसेज लगाई हैं और परिवहन निगम की 7,000 से अधिक बसेज अतिरिक्त तो उसमें लगेंगे। बस स्टैंड भी 7 स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य, जो पहले सिंगल लेन के थे उसको डबल लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन बनाने के कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और इन पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों की होती है कि गंगा जी का जल कैसे होगा, और मैं आप सबसे इस संवाद के माध्यम से कह सकता हूं कि आप बेझिझक स्नान भी करिए और गंगा जल का आचमन भी करिए। जो लोग गंगा जल की शुद्धता पर प्रश्न उठा रहे हैं वे अज्ञानी हैं, उनको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। याद करना, 2014 के पहले गंगा जी में बीओडी का जो स्तर था वह 22,000 से अधिक हुआ करता था। स्नान करने की बजाय की बात तो, यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। और आज हम कह सकते हैं ये घट करके, बीओडी की मात्रा घट करके ये लगभग 250 से 300 के बीच में ये रह गई है। ये स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए लोग कुछ भी वक्तव्य देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के दिन पे आप उसको ले सकते हैं। आप जाइए, दूसरी उसकी सबसे अच्छी सच्चाई देखनी हो तो देखिए, 2014 के पहले गंगा जल में कोई स्नान करता था तो स्नान 2 दिन आप करिए, आपके बॉडी में चकते पड़ते थे, लाल लाल चकते पड़ते थे, यानी स्किन डिजीज फैलती थी। आज के दिन पर स्किन डिजीज नहीं, आज शुद्ध जल के स्नान का आनंद आपको वहां पे प्राप्त होगा, वो तो अमृत है। तीसरा, 2014 के पहले गंगा जी की जो सबसे बड़ी पहचान थी वो गांगे डॉल्फिन थी, वह एक पूरी तरह समाप्त हो गई थी। फिर से आपको गंगा जी में गांगे डॉल्फिन फिर से देखने को मिलेंगे, जलीय जीव जो शुद्ध जल में ही रहती हैं, और ये फिर से वहां पर देखने को मिलेंगे। ये आपको वहां पर इस बार देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहां पर हम लोगों ने प्रयागराज में व्यवस्था सुनिश्चित की है, कोई भी ड्रेनेज, कोई भी सीवर, कुछ भी गंगा जी में नहीं जाएगा। उसके लिए एसटीपी के निर्माण की कार्रवाई को तब तक कंप्लीट करने की व्यवस्था हो या बायो रेमेडिएशन के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी तरह अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन आने वाले देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को हो सके, इसके लिए भी व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेम्परेरी रूप से वहां पर नए हॉस्पिटलों का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को भी इसके लिए विशेष रूप से वहां पर उन्हें तैयार किया गया है। गत कुंभ में 2019 में प्रयागराज कुंभ में जो हमारे सामने
जो सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय की शुद्धता कैसे होगी। जो टेम्परेरी शौचालय बनाए जाते थे 2019 के पहले, उन्हें ऐसे ही डुबो करके रख दिया जाता था। जो शौचालय बनते थे रेत में ऐसे ही उनको डाल दिया जाता था, फिर वहीं से जो लिक्विड था सीवर का वह सभी लीक होकर के नदी में जाता था, गंगा नदी में, यमुना नदी में जाता था। हम लोगों ने 2019 के कुंभ में पुख्ता व्यवस्था की थी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में हम लोग जाएंगे। कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड वेस्ट ये नदी में नहीं प्रवाहित होगा। और इसके लिए हम लोगों ने वहां पर 1,14,000 शौचालय बनाए थे, जिनकी नियमित रूप से सफाई होती थी। और वहां पे जितना भी सीवर निकलता था उन्हें हम वापस एसटीपी में ले जाते थे, फिर वहीं से हम लोग उसके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ते थे। इस बार हम लोगों ने 1.5 लाख शौचालय बनाने के कार्यक्रम को हम वहां पे गए हैं। और शौचालय की स्थिति क्या है, डिजिटल स्वच्छता के साथ हम जुड़ रहे हैं, डिजिटल सुरक्षा के साथ हम जुड़ रहे हैं, डिजिटल पार्किंग के साथ हम जुड़ रहे हैं। कुंभ की पूरी मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हर एक श्रद्धालु को देखने को मिलेगी। और स्वच्छ कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का दर्शन भी इस बार श्रद्धालुजनों को वहां पर देखने को मिलेगा। मेला क्षेत्र में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, गत कुंभ में 80,000 श्रद्धालु जनों के लिए और संस्थाओं के लिए वहां पे टेंटेज की व्यवस्था की गई थी। इस बार यह संख्या बढ़कर के 1,60,000 यानी पिछली बार की तुलना में दुगनी संख्या में लोग वहां पर आएंगे। और वहां पे किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन किसी भी स्तर पर न हो, इसका भी पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था। 40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट गत कुंभ में लगाई गई थी। इस बार लगभग 67,000 एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट और 2 नए जो हमारे विद्युत सब केंद्र हैं, स्टेशन हैं, उनकी स्थापना की कार्रवाई वहां पर की जा रही है।